गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमीज़ अथर फाल्के, होप डायबिटीज़ सेंटर कल्याण एंड भिवंडी से। दोस्तों, आई एम ए प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट सिंस 2018। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है आप लोगों के लिए, और इसका टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाई बीपी, जिसे हम आम ज़बान में जानते हैं। तो दोस्तों, ये हाइपरटेंशन क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, आज हमने सुना होगा कि उसका जो है बीपी बहुत हाई होता है, मेरे फ्रेंड का हाई बीपी है, मेरे मम्मी को हाई बीपी है। तो ये हाई बीपी, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं, ये क्या बीमारी है और हम आज इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर ये क्या होता है कि जब हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, हार्ट बीट जिसे हम जानते हैं, हम कहते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक वो फोर्स से प्रेशर अप्लाई करता है, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट ब्लड पंप करता है, इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट पंप करने के बाद रिलैक्स हो जाता है, इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल लिमिट होती है। आपके समझने के लिए मैं छोटा सा बता दूं कि जैसे आम जबान में हम जानते हैं 120/80, 120/80 जिसे हम कहते हैं 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो फिर दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा किसे हम हाई बीपी कहते हैं, तो उसकी कट ऑफ लिमिट जो है हम लोग जो जानते हैं, और अभी रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 2019 के गाइडलाइन के हिसाब से इट इज़ 130/80 कट ऑफ। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था 140/90, बट और रिसर्च के बाद पता चला कि 130/80, 130/80 से ज़्यादा बीपी जो है ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और लॉन्ग रन में इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 से 130/80 क्रॉस कर जाए, से 140/90, 150/100 और मोर देन दैट हो जाए, तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई बीपी कहते हैं। दोस्तों, ये हाई बीपी, हाइपरटेंशन ये क्या होता है, इसके लिए और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, तो याद रखिए कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एज। जैसे 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 बॉडी एज वाली होती जाएगी, बूढ़ी होती जाएगी, हम जो है 40, 50, 60 की एज में जाएंगे, तो बॉडी के ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड होते जाएंगे, और उसमें एक सख्तपन आने की वजह से, कड़कपन आने की वजह से, हार्ड होने की वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली राइज होते चलेगा। एक यंग स्लिम एडल्ट का बीपी जो रहेगा, उससे ज्यादा एक स्लिम ओल्ड एज पर्सन का बीपी ज्यादा रहेगा। तो एक एज फैक्टर हो गया। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री, यानी मम्मी डैडी को है तो बच्चों में आ जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोडियम, अगर खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या उसका एग्जैक्टली अपोजिट पोटेशियम का इस्तेमाल अगर खाने में कम है, जैसे केला, नारियल पानी, ये सब पोटेशियम की चीज़ें होती है, तो ये इस्तेमाल अगर कम है। फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर प्रोसेस फूड है, लाइक सॉसेज, जंक फूड, चीज़ एट्सेट्रा। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस, इसके अनगिनत फायदे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि अगर एक्सरसाइजेस वगैरह रेगुलर नहीं है, तो ये आगे चल करके जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स थे। अब हमें ये समझना होगा कि जैसे बहुत सारी बीमारियां अलग अलग तरीके से डायग्नोस होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, तो ये बीपी, हाई बीपी को डायग्नोस कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी बात है कि इसको डायग्नोस करने के लिए एक छोटा सा अपैरेटस होता है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और ये स्फिग्मोमैनोमीटर, आप जिसको बीपी मशीन का आला कहते हो या बीपी अपैरेटस कहते हो आम जबान में, ये हर डॉक्टर के क्लिनिक में बेसिक कंपलसरी इक्विपमेंट है, और हर डॉक्टर ये जानता है कि हाई बीपी या बीपी कैसे नापा जाता है, या हाई बीपी हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आसान और बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि किफ़ायती तरीके से ये बीमारी डायग्नोस होती है, इसको कोई हाई इन्वेस्टिगेशंस और इसकी ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम इसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, साइलेंट किलर नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि खामोशी से मारने वाली बीमारी। ऐसे क्यों? कि बीमारी तो पता चल जाती है, मलेरिया हो गया, बुखार आता है, डायरिया, डिसेंट्री हो गया तो लूज मोशन होते हैं, तो इसे हम खामोशी से मारने वाली बीमारी क्यों कहते हैं? इसलिए दोस्तों कि जब बीपी 120/80 होता है तो इट इज़ नॉर्मल, लेकिन जब ब्लड प्रेशर 130, 140, 150 तक भी जाता है, तो मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स नहीं आते, और उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। डॉक्टर जो है बताते भी है, तो उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर का तो काम है बोलना 140 ठीक है, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है।
ये आहिस्ता 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 बिल्कुल दीमक की तरह, बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह ये बीमारी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता खाती चलती है और इसे हम जो है साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब डॉक्टर को पता है कि पेशेंट को बीपी है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं है कि उसको हाई बीपी है और ये बीमारी उसको आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ढकेल रही है। तो इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब क्या ऐसा करना होगा कि हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझें और इससे कैसे बचा जाए और बचना ज़रूरी क्यों है। तो हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पार्ट की तरफ। दोस्तों, याद रखिए, ये कोई सिर्फ ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको हाई बीपी डायग्नोस हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको गोली दे दिया और बस मामला खत्म। सबसे पहले ज़रूरी है हम इसको ये समझे, इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब क्या कि अलग 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 तमाम एंगल से जा करके इसको हम जो है कंट्रोल करें। सबसे पहले हम ये बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आई एम ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कि मुझे ये बीमारी है। दोस्तों, एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिस में या हमारे आम फिजिशियन के प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा देखने में ये आया है कि पेशेंट का सबसे ज़्यादा बीमारी को एक्सेप्ट करने का जो रुझान कम है, मतलब डिनायल है, लोग मानते नहीं हैं वो एक हाइपरटेंशन की बीमारी है। अगर 140 और 150 बीपी है, डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है पेशेंट को ये कन्विंस करना कि यू नीड ट्रीटमेंट, यू नीड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यू नीड टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। बिकॉज पेशेंट को उस वक्त कुछ फील नहीं होता है। पेशेंट को लगता है कि बस डॉक्टर का काम है बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेना और जो है पेशेंट को जो है एक बीमार बना करके छोड़ देना। ये एक अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव मेंटालिटी हमारे इंडियन कल्चर में आ चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना होगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज to trust your doctor. You have to trust your doctor if you want your disease to get diagnosed. तो आप अगर डॉक्टर की बात मानोगे, उसके बाद एक एक स्टेप स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने बात को मान लिया कि आप एक हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो उसके बाद आप जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल से स्ट्रेसफुल फैक्टर्स जो है, 24 घंटे काम, 24 घंटे वर्क प्रेशर, सोना नहीं, उठना कभी भी, कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, ये आप चेंज करेंगे क्योंकि आपने बात को एक्सेप्ट किया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड टू चेंज दैट। ओके, सो आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आप आपके डाइट में से नमक के इस्तेमाल को बहुत कम करेंगे। इनफैक्ट देयर आर लो सोडियम सॉल्ट्स आर देयर इन मार्केट, सो आप वो सॉल्ट यूज़ करेंगे। पोटेशियम इंटेक को बढ़ाएंगे अगर कम है तो। फिर प्रोसेस चीज़, प्रोसेस फूड, प्रोसेस सॉसेज जो मार्केट में अवेलेबल है या आप जो खा रहे होगे आप उसको कम करेंगे। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइजेस, वॉक, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस विच यू लाइक। कौन से भी फॉर्म में, जो भी फॉर्म में हम एक्सरसाइज पसंद करते हैं, हमें वो करना होगा। दोस्तों, हो सकता है कि शुरुआत में ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बावजूद भी बीपी कम ना हो और डॉक्टर आपको ये बोले कि सर आपका बीपी 160/90 था, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग गुड एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड your BP is not reducing by not more than 150/90। तो आपको टैबलेट्स की भी ज़रूरत है। आप उनकी बात को मानिए उस वक्त, और चाहे पूरे मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ गोलियों के साथ और कुछ इन्वेस्टिगेशन के साथ आपका बीपी 120/80 या 130/80 से कम यहाँ लाना है। और ये सब चीज़ें मिलकर के करनी है आपको, आपके डॉक्टर को, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को। तो उसके बाद मेडिसिन का नंबर आता है। दोस्तों, मेडिसिन लेने के बाद एक वक्त आएगा, अगर आप ओवरवेट है, आप जिम नहीं कर रहे, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, तो आपने अपनी बॉडी का 10 to 15% अगर वेट लॉस किया तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है, इसे लाइफस्टाइल डिसीज भी कहा जाता है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज, तो ये ऑटोमेटिकली चली भी जाती है। देखिए, जो चीज़ बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, वो चीज़ को हटाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि वो बीमारी जो है खत्म हो जाती है या एटलीस्ट 5-10 सालों के लिए पोस्टपोन हो जाती है। तो ये तरीके से हम जो है इस चीज़ से डील करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें समझना ज़रूरी है कि आज ये टॉपिक को हमने क्यों चुना है। आप याद रखिए, हमारा ये भारत देश जो है, ये डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर पूरे विश्व की कम से कम 20% आबादी के आसपास रहती है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, मतलब कम से कम 20 साल से 45 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन में कम से कम 30 to 40% को जो है ये बीमारी है। इसमें और ज़्यादा बुरी बात यह है
कि उनमें से 50% को पता नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा काम करना बाकी है कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनको हमें सबसे पहले तो अवेयर करवाना है कि आपको ये बीमारी है। अवेयरनेस के बाद कितने लोग मानेंगे, कितने नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो कितने सारे कॉम्प्लिकेशन के शिकार हो गए, लाइक स्ट्रोक जिसे हम लकवे की बीमारी कहते हैं, आंखों की रोशनी चली जाना, फिर उसके बाद हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, डायलिसिस की प्रॉब्लम, अनगिनत प्रॉब्लम्स डायबिटीज, हाइपरटेंशन की वजह से जो है होती है। तो दोस्तों, ये बीमारी के ऊपर अवेयरनेस के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जवान यंग पॉपुलेशन को बचाएं, उन्हें अवेयर करवाएं और हमारे इस भारत देश को हम जो है मजबूत करें। तो दोस्तों, ये मेरा भी काम है, आपका भी काम है, हम सबका काम है कि हम इस बीमारी को समझें और ये इतनी आम बीमारी है, ये लोगों में फैलाए और इससे बचने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, हम जो जो कर सकते हैं वो करें। शुक्रिया, धन्यवाद।